नमस्कार जय साथियों, मैं हूं सुनील राठौर। आपके अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज यह तीसरे नंबर की आपकी क्लास होगी जिसमें हम चर्चा करेंगे बैंकिंग व्यवस्था के बारे में। और लास्ट दो क्लास में आपने राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन सभी शब्दावली से आप अवगत हुए जो आपको जानना आवश्यक थी। उसी क्रम में आज की क्लास में भी आप कहीं ऐसे शब्दावली से अवगत होंगे जो आपने दैनिक दिनचर्या में तो सुनी होगी या दैनिक जीवन में आपने उन शब्दों को सुना ही होगा, लेकिन जब आपसे परिभाषित करने को वो कहा जाए तो शायद आप वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कम निष्पादन दे पाते होंगे या फिर कम परफॉर्मेंस आप कर पाते होंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में आपको ऐसी असुविधा का सामना ना करना पड़े, आप हर शब्द की परिभाषा उसी प्रकार से दे पाएं जिस प्रकार से आप उस शब्द को जानते हो। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हम जो चर्चा करेंगे उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देना चाहूँगा और हम आगामी क्लास में किस टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे वो भी मैं बतला देता हूँ। देखिएगा, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाजार आपका इकोनॉमी में एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक होता है। मतलब इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक होता है बैंकिंग प्रणाली, और साथ में आपको वित्तीय व्यवस्था पढ़ना पड़ती है या फिर वित्तीय बाजार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आपको खास तौर पर जानना होता है कि बैंकिंग चीजें क्या चीजें, बैंक क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, और भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास कैसा रहा है। और साथ ही साथ में अगर देखें तो भारत में जो बैंकिंग प्रणाली की एक व्यवस्था है वो किस प्रकार से वर्गीकृत है वो भी हमें देखना होती है। तो हम इस बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बैंक क्या होता है ये भी आपको बतलाऊंगा, बैंकिंग प्रणाली क्या होती है ये हम देखेंगे आज, और बैंकिंग प्रणाली का इतिहास भी आज की क्लास में जानेंगे। व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आज की क्लास में आपको बतला दूंगा। फिर भारत में बैंकिंग प्रणाली, अगर समय ने इजाजत दिया तो आज की क्लास में हम इसे विस्तार कर देंगे। भारत में बैंकिंग प्रणाली का किस प्रकार का एक प्रकार का क्लासिफिकेशन कैसा पाया जाता है। ठीक है, फिर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसके बारे में भी देखेंगे। इसे एनबीएफसी कहा जाता है। ठीक है, एनबीएफसी। ठीक है, अब जो ये एनबीएफसी आपका, ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम में भी सिलेबस के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर हम अगले सेक्टर जो होगा आपका वित्तीय व्यवस्था होगा। इस वित्तीय व्यवस्था में वित्तीय बाजार की चर्चा की जाती है, जो कि दो टाइप का होगा आपका, एक पूंजी बाजार और एक मुद्रा बाजार। ये वित्तीय बाजार क्या होता है? वित्तीय उपकरण का या वित्तीय प्रपत्रों का, जैसे कि बॉन्ड, शेयर, ठीक है, प्रतिभूति, इन सभी का जिस स्थान पर क्रय विक्रय होता है, जहां पर इनका क्रय विक्रय होता है उसी को क्या बोलते हैं? वित्तीय बाजार। बाजार होता क्या है? जहां पर वस्तुओं और तथा मुद्राओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, क्रय विक्रय होता है, वस्तु का क्रय विक्रय होता है, उसी को तो बाजार बोलते हैं। तो ऐसे ही वित्तीय बाजार बोलना है तो वित्तीय उपकरणों या फिर वित्तीय प्रपत्रों, जैसे कि बॉन्ड, शेयर, परिसंपत्ति, प्रतिभूति, ठीक है, इनका जहां पर क्रय विक्रय होता है उस भौतिक अवसंरचना को क्या बोलेंगे हम? वित्तीय बाजार। ये अगर आपका पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार दो टाइप का है, शॉर्ट टर्म में है। शॉर्ट टर्म मतलब अल्पावधि के लिए तो मुद्रा बाजार, और दीर्घ अवधि के लिए ऐसी प्रक्रिया अगर होती है, गतिविधियां होती है तो उसे पूंजी बाजार बोलते हैं। खैर, इसका टॉपिक हम अलग से समझेंगे। आज हम सबसे पहले देखते हैं आखिर ये बैंकिंग प्रणाली का मतलब होता क्या है, बैंकिंग प्रणाली और बैंक का मतलब होता क्या है। तो इनको समझते हैं, एक एक करके हम जानेंगे। ये बैंक क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं कि बैंक क्या होती है। देखिएगा, एक सेकंड रुकिए थोड़ा। चलिए, हाँ, पहले हम समझते हैं कि आखिर आपकी बैंक का मतलब होता क्या है। ठीक है, बैंक का मतलब समझते हैं पहले। देखिएगा, बैंक बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है। ये क्या है आपका? एक ऐसी वित्तीय संस्था है, एक ऐसी वित्तीय संस्था है जहां जमा स्वीकार होते हैं तथा ऋण वितरित होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? एक ऐसी वित्तीय संस्था है बैंक जहां पर
बचत जमा स्वीकार होते हैं, जो हमारे पास क्या होती है, बचत होती है। तो जहां पर बचत जमा स्वीकार होते हैं, जबकि आवश्यकता पड़ने पर वह आपको लोन भी प्रदान करती है, ऐसी वित्तीय संस्था को बैंक कहा जाता है। बात समझ में आई। अब मैं आपसे पूछता हूं, यही परिभाषा ध्यान में रखते हुए मुझे यह बताइए, क्या आरबीआई बैंक है या नहीं? आरबीआई बैंक है या नहीं, यह बताना मुझे। तो क्या आरबीआई आपका जमा स्वीकार करती है क्या? जमा स्वीकार करती है क्या, बताइए। बचत जमा स्वीकार करती है क्या? तो आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं करती है, तो जमा स्वीकार नहीं करती है। क्या आपको यह लोन देती है क्या? आपको लोन नहीं देती है, बैंकों को लोन देती है। तो ध्यान रखना, आरबीआई बैंक नहीं है। ध्यान रखना, आरबीआई किसी भी प्रकार का बैंक नहीं है। बात क्लियर रखना, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे तब आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। बैंक क्या होती है? एक वित्तीय, ऐसी वित्तीय संस्था है जहां पर बचत जमा, लोगों के बचत जमा को स्वीकार किया जाता है और लोगों के बीच ऋण को वितरित किया जाता है। उस वित्तीय संस्था को बैंक कहा जाता है। अब देखिएगा, ये क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण वितरित करना, ये एक प्रकार की आपकी क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं। क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं। तो ये जो आर्थिक गतिविधियां जिस परिवेश में होती है उसी को क्या कहा जाता है? बैंकिंग व्यवस्था या बैंकिंग प्रणाली। बात को समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कि कोई भी वित्तीय संस्था या कोई भी वित्तीय प्रणाली जो है, जो आपका व्यावसायिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां, यहां पर आप क्या बोल सकते हैं? यहां पर आप व्यावसायिक गतिविधियां भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्यावसायिक या आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उस सिस्टम को या उस ढांचा को क्या बोला जाता है? बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग प्रणाली। तो यहीं पर लिखा आपका बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है? एक प्रकार की गतिविधियां हैं, ठीक है। अगर आप वित्त की गतिविधियां लेने या देने की बात चल रही है तो वो गतिविधियां हो रही है या व्यावसायिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां को बैंकिंग प्रणाली कहा जाएगा। अब आशा करता हूं कि आपको बैंक और बैंकिंग प्रणाली में मतलब स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। अब बैंकिंग प्रणाली का इतिहास क्या होता है उसको समझते हैं, तो उससे पहले इसको रफ कर देते हैं यहां पर, ठीक है। अब बैंकिंग प्रणाली का हम इतिहास समझेंगे, ठीक है। अब बैंकिंग प्रणाली का इतिहास हम समझते हैं। इतिहास का मतलब बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत आगे कहां से हुई है, तो आप देखेंगे और आप पाएंगे कि 1668 में स्वेरिंग्स रिस्क बैंक स्वीडन, स्वेरिंग रिस्क बैंक स्वीडन में सबसे पहले स्थापित हुई। यह विश्व का पहला बैंक था। क्या था? विश्व की पहली बैंक, विश्व की पहली बैंक स्थापित 1668 में। फिर आप बात करें 1664 नहीं, आपका यहां पर ध्यान रखें 1694 है, ठीक है। ये 1664 नहीं है, 1694। तो 1694 में इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में बैंकिंग की स्थापना हुई है। फिर अगर बात करें 1931 में ये यूएसए में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। अगर भारतीय संदर्भ में बात करें, भारत में अगर इन्हीं बातों की चर्चा करें कि भारत में बैंकिंग प्रणाली की कैसी क्या रूपरेखा है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, सबसे पहले 1806 की हम बात करेंगे। कब की बात करेंगे? 1806 की अगर बात करें, और 3 में सन यहां पर मेंशन कर देता हूं, 1800 से 1840 और एक हो जाएगा आपका तीसरा, जिससे कहा जाएगा 1800 यहां पर हो जाएगा 43, ठीक है, 1843। यहां पर आपका कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, यहां पर हो जाएगा आपका मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक। मुंबई को पहले बंबई बोला जाता था, बंबई प्रेसिडेंसी बैंक। और 1843 में स्थापित हुई है मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। क्लियर है? यहां पर एक बात आपको यह समझना होगी
कि आखिर ये तीन बैंक जो स्थापित हुई आपकी कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, इन तीनों बैंकों को मिलाने की बात शुरू होती है आपका 1914 में। 1914 में जो एक चैम्बरलिन कमीशन आता है, और चैम्बरलिन कमीशन क्या बोलता है? चैम्बरलिन कमीशन बोलता है कि इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाई जानी चाहिए। ठीक है, कौन बोलता है? आपका इन तीनों बैंकों को मिलाने की बात करता है एक आयोग। सबसे पहले इसकी बात होती है 1914। ठीक है, ये ऊपर वाला मैं रफ करूंगा यहाँ पर, ताकि यहाँ पर मुझे स्पेस मिल जाएगा तो मैं उसकी बात कर लूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर। मैंने कहा आपसे कि भारत में तीन बैंक कब स्थापित हुई है? 1806 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, उसके बाद में 1840 में बंबई प्रेसिडेंसी बैंक, और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों बैंकों को एकीकृत करने की बात करेंगे 1914 में चैम्बरलिन कमीशन। चैम्बरलिन कमीशन का गठन होता है 1914 में चैम्बरलिन कमीशन। और ये क्या सिफारिश करते हैं? ये सिफारिश करते हैं कि इन तीनों बैंकों को, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर एक बैंक गठित हो। ठीक है, इनकी सिफारिश को मानते हुए 1921 में, कब? 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया, और नाम क्या रखा? उसका नाम रखा आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, तो आप बोलेंगे कि सर 1921। किसकी सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का गठन हुआ? तो आप कहेंगे सर चैम्बरलिन कमीशन के आधार पर, सिफारिश के आधार पर। कब चैम्बरलिन कमीशन का गठन हुआ? 1914। चैम्बरलिन कमीशन ने किन तीन बैंकों को विलय करने की बात की गई? तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाने की बात कही, और क्या बन जाएगा आपका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद बात रुकती नहीं है, चर्चाएं चलती है। फिर एक केंद्रीय बैंक की मांग की जाती है कि एक ऐसा बड़ा सा बैंक होना चाहिए, एक केंद्रीय बैंक जो अन्य बैंकों को क्या कर सके? रेगुलेट कर सके। तो उसी के लिए आपका ध्यान रखना 1926 में, क्या कहा मैंने? 1926 में 1926 में एक रॉयल कमीशन आता है, शाही आयोग का गठन किया जाता है। शाही आयोग, इसी को कहा जाता है रॉयल कमीशन। ठीक है, रॉयल कमीशन का क्या किया जाता है? गठन। रॉयल कमीशन या शाही आयोग का गठन किया जाता है। गठन करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या है गठन करने का? उद्देश्य था कि एक केंद्रीय बैंक का गठन किया जाए। क्या उद्देश्य था? एक केंद्रीय बैंक के गठन की बात कही गई, और केंद्रीय गठन के बात की जाने के उपरांत यहां पर क्या होता है, समझिएगा बात को। यहां पर आगे देखिए कि क्या चीजें होती है। मैं एक बार पूरा रिवीजन भी कर दूंगा आपके सामने, ताकि आपको एक कहानी के तौर पर पूरी याद रहे। जब उद्देश्य रखा कि केंद्रीय बैंक का गठन किया जाए, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में या फिर इसी उद्देश्य को आप क्या मान लीजिएगा? सिफारिश मान लीजिएगा। ठीक है, सिफारिश आ गई कि क्या एक केंद्रीय बैंक का गठन होना चाहिए। तो इन्हीं सिफारिश को मानते हुए कब आपका 1935 में आरबीआई एक्ट पारित होता है। क्या किया जाएगा?
1935 में आरबीआई अधिनियम पारित होता है, तो इस अधिनियम को क्या बोला जाएगा? आरबीआई अधिनियम या एक्ट 1935। तो आपसे पूछा जाए कि आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ, तो 1935 में। किस आयोग की सिफारिश के साथ इसको पारित किया गया, तो आप बोलेगा शाही आयोग या रॉयल कमीशन, ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था। अब इस आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1936, ध्यान रखना आप यहां पर, आप एक गलती, ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा। यहां पर एक मिस्टेक हो रही है। 1934 में तो आरबीआई एक्ट लाया गया और 1935 यहां पर, ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया, और ये आरबीआई एक्ट पारित करने, एक्ट में क्या होता है, कई सारे प्रावधान मेंशन होते हैं, तो उसमें एक प्रावधान मेंशन किया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का क्या हो गया, गठन हो गया। आरबीआई का गठन हुआ, किस रूप में हुआ? केंद्रीय बैंक के रूप में। केंद्रीय बैंक के रूप में क्या हुआ, गठन हुआ। इसीलिए मैंने यहां पर आपको मेंशन किया है कि व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या अंतर होता है, मैं आपको समझाऊंगा। अब आरबीआई क्या बन गया आपका? केंद्रीय बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक बन गया आपका कौन? आरबीआई। कब गठन हुआ? 1 अप्रैल 1935। किस एक्ट के माध्यम से? तो आरबीआई एक्ट 1934 का एक्ट है, उसके तहत, जो कि शाही आयोग ने सिफारिश किया था केंद्रीय बैंक के रूप में, तो उसी सिफारिश को मानते हुए एक एक्ट 1934 में पारित किया गया। उसके तहत 1 अप्रैल 1935 में आपका आरबीआई का गठन कर दिया गया। तो ये कहानी किसकी है? आरबीआई के गठन का इतिहास अगर आपसे पूछा जाए तो किस प्रकार का है, वो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आरबीआई का गठन हो गया। अब आरबीआई के गठन के बाद इसमें कुछ निदेशक भी नियुक्त होंगे, और इस आरबीआई का गवर्नर भी होगा। तो ये गवर्नर यहीं से नियुक्त होने लग जाएंगे, और हेडक्वार्टर कहां पर होगा, उनकी हम थोड़ी सी एक बात कर लेते, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन भी रहे, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है वो इन्फॉर्मेशन की एग्जाम होती है, आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और उस जानकारी को कैसे यूज करें वो आपका मेंस होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आरबीआई का गठन हो गया और उसके बारे में क्या प्रमुख जानकारी है वो एकत्रित करते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन होता है केंद्रीय बैंक के रूप में। तो इसके गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे, किसके द्वारा? सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। जबकि इसमें कुछ निदेशक होते हैं जिनकी नियुक्ति निजी शेयर धारकों द्वारा की जाती थी, ठीक है। ठीक है, तो इस समय की अगर बात करें आरबीआई के गठन के समय की, तो इस समय आपके गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न, ये बा है, ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन था आपके गवर्नर? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और इस समय आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कहां बनाया गया? कोलकाता। कोलकाता के बाद, ठीक है, कोलकाता के बाद ध्यान रखना 1937 में इसका मुख्यालय कहां पर स्थानांतरित कर दिया? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले कहां था? कोलकाता। 2 वर्ष के उपरांत कहां गया आपका? मुंबई। तो 2 वर्ष तक आपका मुख्यालय क्या रहा? कोलकाता। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर 1937 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके कहां लाया गया? मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। अगर मैं कहूं कि मुझे ये बताइए कि आरबीआई के विकास क्रम या आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, आरबीआई के गठन का इतिहास क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सर 1926 में
एक शाही आयोग या रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिनकी सिफारिश थी या फिर जिसका उद्देश्य था कि एक केंद्रीय बैंक का गठन किया जाए। उनकी सिफारिश को मानते हुए 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया, जिस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन कर दिया जाता है, जिसके गवर्नर को सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो निदेशक की नियुक्ति उस आरबीआई जो आरबीआई बनाया जाएगा केंद्रीय बैंक, उसमें शेयर होल्डर्स जो रहेंगे उन शेयर होल्डर्स के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बनाया गया, 2 वर्ष के उपरांत मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है 1937 में। इसके प्रथम जो गवर्नर थे वो बनेंगे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और उसके बाद एक और इसमें फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका ब्रिटिश सरकार के हाथ में, यह निजी शेयर होल्डर निजी शेयरधारकों के पास में है, तो ब्रिटिश सरकार लेकर इसे 1949 में, ठीक है, 1949 में आरबीआई का क्या हो जाएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का कब हो जाएगा राष्ट्रीयकरण, मतलब यह भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को सौंपा। कब, 1949 में। तो 1949 में किसका, आरबीआई का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण। और इसी समय आपके जो प्रथम भारतीय गवर्नर बनेंगे सीडी देशमुख। क्लियर हुआ। तो यहां तक इतना नोट कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन है आरबीआई के इतिहास को लेकर। चलिए अब बात करेंगे हम व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या मुख्य अंतर होता है। एक चीज और आपको मैं कल की क्लास में जरूर बताऊंगा, वो क्या होगा कि जो आपका एसबीआई है बैंक, जो इंपीरियल बैंक था, वो इंपीरियल बैंक ही आपका क्या होगा 1955 में यह एसबीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन यह एक प्रकार की अनुषंगी बैंक बन जाएगी और एसबीआई के साथ में 8 सहयोगी बैंक का गठन किया जाएगा। 8 सहयोगी बैंक के बारे में, एसबीआई के बारे में, फिर बाद में कैसे विलय की प्रक्रिया हुई, इसकी चर्चा मैं कल की क्लास में जरूर करूंगा, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको अब व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर बताकर क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करूंगा। फिर हम भारत में बैंकिंग प्रणाली और उसके साथ में गैर वित्तीय संस्थाएं के बारे में बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अब समझते हैं व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक क्या होता है। व्यापारिक बैंक, ठीक है, पहले व्यापारिक बैंक को समझ लेते हैं। व्यापारिक बैंक, ध्यान रखना, व्यापारिक बैंक जनता से या जनता को, जनता से, तो जनता से क्या करेगी, जमा स्वीकार करेगी, जनता से जमा स्वीकार करेगी और जनता को ऋण उपलब्ध करवाएगी, ऋण उपलब्ध, जनता को ऋण उपलब्ध करवाएगी। तो जनता से जमा स्वीकार करेगी, बचत जो रहेगा उसको जमा स्वीकार करेगी और ऋण उपलब्ध करवाएगी आवश्यकता पड़ने पर। और जो ये व्यापारिक बैंक होती हैं, इसका जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है, उद्देश्य लाभ कमाना। देखिएगा, मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपये थे, तो मैंने 100 रुपये कहाँ जमा कर दिए, 100 रुपये यहाँ पर जमा कर दिए, ठीक है। इसका मुझे 10% जो है वार्षिक ब्याज दर मिला, तो मुझे कितना मिल जाएगा रिटर्न, मुझे जमा स्वीकार करने के बाद मुझे 10% के हिसाब से 10% का अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो मुझे कितने मिल जाएंगे, 110 रुपये मुझे प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर हुआ। फिर ये बैंक क्या करेगी, जब ये जमा स्वीकार हुआ, ये 100 रुपये किसी व्यक्ति को देगी, 100 रुपये किसी व्यक्ति को देगी और उससे क्या करेगी, उससे मैंने कहा कि ये 20% क्या करेगी, 20% इंटरेस्ट उससे प्राप्त कर लेगी। तो प्राप्त किया गया जो घूम कर आएगा पैसा, वो कितना आ जाएगा, 120 रुपये। और 110 रुपये तो किसी और को दे दिए, और जिससे लिए थे उसी पैसे को किसी दूसरे को देकर उसने कितने कमा लिए, 120 कमाए। तो 120 और 120 जो है और 110 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 रुपये। यही क्या है उसका लाभ की कमाई।
क्लियर हुआ? एनडीटीएल बोला जाता है इसको, ठीक है। कितना ब्याज दे दिया और आगे से कितना ब्याज ले लिया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को आप एनडीटीएल बोलते हैं। आगे हम समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे एनडीटीएल, ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी काम कल देखेंगे नेक्स्ट चीज़ों में, जब बैंकिंग प्रणाली आगे का पढ़ेंगे हम तब, ठीक है। तो व्यापारिक बैंक का काम क्या होता है? ये जनता से जमा स्वीकार करती है और जनता को लोन प्रदान करती है और इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इस प्रकार से ये व्यापारिक बैंक काम करती है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक को यहीं पर समझ लेते हैं कि आखिर फिर केंद्रीय बैंक क्या होता है। देखिएगा, केंद्रीय बैंक, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, केंद्रीय बैंक का जो उद्देश्य होता है आर्थिक विकास। उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास हो, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है। नियामक ढांचे का काम करती है, नियामक ढांचे के रूप में काम करती है। यह बैंकों का बैंकर कहा जाता है, बैंकों का बैंकर इसे कहा जाता है। यह तरलता को समायोजित करती है, तरलता को समायोजित करती है। तरलता को समायोजित करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मुद्रास्फीति को यह नियंत्रित करके रखती है, ज्यादा महंगाई ना हो जाए और मंदी की स्थिति भी ना आ जाए। तो आपका जो है तरलता को क्या करके रखेगी या समायोजित करके रखेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा भी ना हो जाए, लोगों के पास धन की कमी भी ना हो जाए। तो ये क्या होगा? लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखता है। तो मेंटेन करने के लिए तो इस तरलता को समायोजित किस आधार पर करता है? उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आपका आरबीआई तो बनाता है। तो ये मौद्रिक नीति भी हमें पढ़ना है, क्या इसकी संरचना होती है, क्या कार्यप्रणाली होती है इसकी, ठीक है। तो ये तरलता का समायोजन किसके आधार पर करती है? मौद्रिक नीति के आधार पर। तो ये केंद्रीय बैंक होती है, किसी प्रकार का आपका जमा स्वीकार नहीं करती है, ना ही किसी को ऋण देती है, लेकिन बैंकिंग, इंटर बैंकिंग लोन यह करवा सकती है और यह सरकार के लिए पैसा इकट्ठा कर सकती है, सरकार के लिए यह पूंजी एकत्रित कर सकती है, ठीक है। आपने ट्रेजरी बिल नाम सुना होगा। ट्रेजरी बिल क्या होता है? यह सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करने का एक काम है, जो जीरो डेप्थ पर, मतलब आपका बिना इंटरेस्ट के, यह सरकार के लिए पैसा का व्यवस्था करती है, ठीक है। तो यह जो आपका केंद्रीय बैंक है, यह बैंकों का बैंकर होता है, रेगुलेटरी बॉडी का काम करता है, तरलता को समायोजित करता है, और भी कई सारे काम हैं। तो हम कहां पर पढ़ेंगे उसको? बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत सारी चीजें आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, ठीक है। केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी का हम भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और साथ में आपको एसबीआई की जो किस प्रकार का परिवर्तन, विलय कैसे है, जो व्यापारिक बैंक है आपकी, ठीक है, उनका कैसे विलय कब कब हुआ है, उस विलय की भी हम कल की क्लास में बात करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।